नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। परीक्षण क्या होता है? परीक्षण जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से, तो वो हमारा परीक्षण कहलाता है। ठीक है, परीक्षण का निर्माण ही हम दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए करते हैं, या किसी व्यक्ति की क्या स्थिति है, किसी भी बच्चे की क्या योग्यता है, इसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए या उसकी जानकारी हासिल करने के लिए हम उस परीक्षण का निर्माण करते हैं। तो परीक्षण जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक निबंधात्मक परीक्षण और दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, तो परीक्षण जो है, जब हम परीक्षण की रचना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। यदि उस परीक्षण में जिस चीज को ध्यान में रख करके हमने उस परीक्षण का निर्माण किया है और वो परीक्षण उस चीज को सही से माप नहीं रहा है, तो वो परीक्षण हमारा अच्छा नहीं कहलाता। ठीक है, तो कौन सा परीक्षण ऐसा है जो अच्छा माना जाए, या एक उत्तम परीक्षण में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं कि एक अच्छे परीक्षण के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो एक उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, परीक्षण अभी हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जब हम तुलनात्मक अध्ययन व्यवहार सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, तो वो हमारा परीक्षण कहलाता है। और एक परीक्षण अच्छा कैसे होता है, या उसको अच्छा हम कैसे कह सकते हैं, उत्तम कैसे कह सकते हैं, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एक उत्तम परीक्षण के अंदर दो प्रकार की जो विशेषताएं होनी चाहिए, एक व्यवहारिक विशेषताएं और दूसरी तकनीकी विशेषताएं। ठीक है, व्यवहारिक विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए। व्यवहारिक विशेषताओं में सबसे पहला एक उद्देश्यता का गुण होना चाहिए। उद्देश्यता से मतलब है कि कोई भी परीक्षण जब हमने बनाया, जब हमने उसका निर्माण किया, तो वो किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमने उस परीक्षण को बनाया। तो कोई भी परीक्षण बिना उद्देश्य के अच्छा नहीं होता। तो जो भी जब हमने किसी भी परीक्षण को बनाया, तो उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जब परीक्षण में उद्देश्यता का गुण होता है, तो वो परीक्षण हमारा अच्छा कहलाता है। मान लीजिए कोई परीक्षण हमने किसी बच्चे की बुद्धि के मापन के लिए बनाया कि उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका मापन करने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया। तो उस परीक्षण में जो उसके पीछे उद्देश्य ये है कि उस बच्चे की बुद्धि का मापन करना। तो अब वो परीक्षण क्या उस बच्चे की बुद्धि का मापन सही तरीके से कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमारा उस परीक्षण को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उस बच्चे की बुद्धि का मापन करना। तो यदि वो परीक्षण बच्चे के उद्देश्य का सही से मापन कर रहा है, तो वो परीक्षण हमारा अच्छा कहलाएगा, क्योंकि उस परीक्षण का उद्देश्य क्या है, उस परीक्षण का उद्देश्य है बच्चे की बुद्धि का मापन करना। ठीक है, तो कोई भी परीक्षण अच्छा तभी कहलाता है जब उसमें उद्देश्यता हो। ठीक है, दूसरी है हमारी व्यापकता। व्यापकता से मतलब है कि जो भी उस परीक्षण में जो भी प्रश्न बनाए गए हैं, जो भी प्रश्न उसमें रखे गए हैं, उसमें व्यापकता का गुण हो, यानी कि वो जो है हमारे पूरे सिलेबस से निर्धारित हो। क्योंकि जो थोड़े मोड़े जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए हमने उस परीक्षण में रख दिए, तो वो निश्चित सी बात है पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकता। तो कोई भी परीक्षक पूरा सिलेबस तभी करेगा जब उसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। अब मान लीजिए कोई हमने किसी बच्चे के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया, और वो व्यक्ति के कुछ ही पहलुओं को ध्यान में रख करके हमने उसमें प्रश्न सम्मिलित कर दिए, तो वो सही ढंग से एक बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन ठीक ढंग से नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है गिने चुने उसमें प्रश्न है, उसके एकाधी पहलुओं को ध्यान में रख करके उसमें प्रश्न रखे गए हैं। तो एक बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में हम सही मापन नहीं कर सकते। तो व्यापकता का गुण होना भी एक उत्तम परीक्षण की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा हमारा है मितव्ययता। मितव्ययता क्या होता है कि एक परीक्षण जो है उसमें धन भी कम लगे,
और समय भी कम लगे, कि कोई भी परीक्षण हम कर रहे हैं उसमें धन भी ज़्यादा वेस्ट ना हम कर सके और ज़्यादा हमारा समय भी न लगे, क्योंकि यदि हमारा किसी भी परीक्षण को तैयार करने में समय ज़्यादा लगता है, उसमें धन बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो इसका मतलब वो परीक्षण हमारा अच्छा नहीं माना जाएगा। कोई भी परीक्षण में मितव्ययता का गुण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये गुण मितव्ययता का उस परीक्षण में नहीं है तो वो परीक्षण हमारा अच्छा नहीं होता। तो कोई भी परीक्षण यदि हम तैयार कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो परीक्षण जो है उसमें बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की मेहनत भी न लगे और बहुत ज़्यादा समय हमारा बर्बाद न हो। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्तियों को हम उसमें परीक्षण को बनाते समय शामिल ना करें और धन भी हमारा कम खर्च हो, तो वो परीक्षण हमारा जो है वो अच्छा कहलाता। तो एक परीक्षण में मितव्ययता का गुण होना भी जरूरी है। ठीक है, अगला है हमारा सुगमता। सुगमता से मतलब है कि कोई भी परीक्षण आसानी से हम उसको प्रशासित कर सकें, यानी कि जो परीक्षण हमने तैयार किया है जिस चीज का मापन करने के लिए, उसको हम सही से मापन कर सके। और ये तब संभव है जो हमने परीक्षण उसमें बनाया तो जो उसमें निर्देश दिए गए हैं वो स्पष्ट हो, ठीक है, उसका समय निर्धारित हो, उसके अंक निर्धारित हो, उसके अलावा जो भी उसकी भाषा शैली हो वो भी अच्छी हो। यदि अगर बच्चे उस प्रश्न पत्र को समझ नहीं पाएंगे, उसका जो भाषा है वो बहुत मान लीजिए कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि अगर उनके अंदर वो योग्यता है तो उसकी भाषा को समझ ना पाने की वजह से भी वो उस प्रश्न पत्र को नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी परीक्षण जो है वो उनमें सुगमता का गुण होना आसान मतलब जरूरी है, क्योंकि जो निर्देश दिए गए हैं वो क्लियर हो, जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए कि सभी बच्चों को समझ में आ सके, तभी बच्चे उस प्रश्न पत्र को कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सर्वमान्यता। सर्वमान्यता से मतलब कि सभी बच्चे, सभी लोग उस चीज को आसानी से कर सके, उसमें सभी लोग उस व्यक्ति, मान लीजिए कोई किसी बच्चे को हमने किसी समूह पर प्रशासित किया तो सभी लोग उस चीज को अच्छे से, उस पेपर के क्वेश्चन को समझ सके, सर्वमान्य रूप से उस चीज को अच्छा मान सके, तो ये उसके अंदर एक गुण होना चाहिए। अगला है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व से मतलब जिस चीज को नापने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया, उस प्रश्न पत्र का निर्माण किया, तो उसके जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज, जिस चीज का मापन कर रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कि मान लीजिए मैथ्स की योग्यता के लिए मतलब गणित की योग्यता के लिए हमने बच्चे का प्रश्न पत्र बनाया, तो उसमें जो भी क्वेश्चन हो वो गणित के ही होने चाहिए। तभी ये नहीं कि जो गणित के सारे क्वेश्चन हैं वही उस बच्चे की योग्यता का निर्धारण करते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तो थी हमारी व्यवहारिक विशेषताएं कि एक उत्तम परीक्षण के अंदर कौन कौन सी जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब है तकनीकी, कुछ तकनीकी विशेषताएं भी है जो एक परीक्षण को अच्छा बनाती है। ठीक है, उसमें एक पहली है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? जो विश्वास करने योग्य। विश्वसनीयता को हम कैसे समझ सकते हैं? विश्वसनीयता के लिए हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई परीक्षण हमने किसी बच्चे को दिया करने के लिए, कोई प्रश्न पत्र, ठीक है, और उस बच्चे ने उस पेपर को करा और जब हमने उसका मूल्यांकन किया तो उसमें उसके 90% नंबर आते हैं या 90 नंबर आते हैं। ठीक है, दोबारा फिर हमने कुछ समय के बाद उसी बच्चे को वही परीक्षण करने को दिया और दोबारा भी उसके 90% नंबर आते हैं, तो इसका मतलब वो परीक्षण जो हमने तैयार किया वो विश्वसनीय है, क्योंकि जहाँ पर अंकों का स्थायित्व बना रहे वहां पर वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय कहलाता है। अब कोई परीक्षण हमने एक बार बच्चे को करने को दिया और वो परीक्षण करने के बाद उस बच्चे का उसमें पहले में 90 पर नंबर आए, दोबारा कुछ समय बाद फिर हमने उस परीक्षण को दिया और दोबारा बच्चे के 40% नंबर आते हैं, तो वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय नहीं कहलाता, क्योंकि उसके अंकों में स्थायित्व नहीं बना हुआ। तो कोई भी परीक्षण विश्वसनीयता का गुण उसमें तभी माना जाएगा कि जितनी बार भी हम उस परीक्षण को करने को दें और उसके अंकों में स्थायित्व बना रहे, तो वो परीक्षण हमारा विश्वसनीय कहलाता है। ठीक है, अगला है हमारा वैधता। वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? कि कोई भी परीक्षण जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है, क्या वो परीक्षण उस सीमा तक उसका मापन कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने किसी बच्चे के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया, तो क्या वो जो परीक्षण हमने तैयार किया वो उस बच्चे का सही से व्यक्तित्व का मापन कर रहा है या नहीं। तो इसको करने के लिए हमें उसमें उस परीक्षण को जो हमने बनाया है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें व्यक्तित्व के क्वेश्चन रखने पड़ेंगे, व्यक्तित्व से संबंधित उसके पहलुओं को ध्यान में रख करके क्वेश्चन रखने चाहिए, तभी वो परीक्षण हमारा
पूर्ण रूप से वैध कहलाएगा। यदि कोई भी परीक्षण जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके जिस चीज के मापन करने के लिए बनाया गया है और यदि वो उसी चीज का सही से मापन कर रहा है तब तो वो परीक्षण हमारा वैध कहलाएगा। और यदि वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, अब व्यक्तित्व का मापन करने के लिए हमने उस परीक्षण का निर्माण किया तो उसमें क्वेश्चंस जो हमने रखे वो सभी व्यक्तित्व से संबंधित ही होने चाहिए, तभी उस बच्चे के व्यक्तित्व का मापन हो पाएगा। अब अगर हमने उस परीक्षण में व्यक्तित्व के अलावा बुद्धि के क्वेश्चंस और चीजों के क्वेश्चंस रख दिए, अब हमें इंग्लिश की योग्यता का मापन करना है और हमने उसमें मैथ्स के क्वेश्चन रख दिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रख दिए, तो क्या वो परीक्षण जो है वो एक बच्चे की मैथ्स की योग्यता का मापन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसमें संपूर्ण सब तरह के विषयों के क्वेश्चंस रखे हुए, तो वो पूर्ण रूप से उस बच्चे की जो मैथ्स की योग्यता है उसका मापन नहीं करेगा। तो कोई भी परीक्षण यदि किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है और उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है तब तो वो परीक्षण वैध कहलाएगा, और यदि वो उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रहा तो वो परीक्षण हमारा वैध नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला है हमारा मानक। मानक जो है आयु मानकों, श्रेणी मानकों, शतांशी मानकों को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की किसी समूह में क्या स्थिति है, ठीक है, या अन्य व्यक्तियों से तुलना करने के लिए हम एक मानक निर्धारित करते हैं। ठीक है, कि हमने कोई व्यक्ति है, उसका उस समूह में उसकी क्या स्थान है, उसकी क्या श्रेणी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है। ठीक है, उसके अलावा उसका अन्य व्यक्तियों से तुलना करने के लिए कि वो एक व्यक्ति से कैसे योग्य है, इसके लिए भी हम मानक निर्धारित कर देते हैं। और मानक के आधार पर ही हम ये निश्चित करते हैं उस बच्चे की योग्यता उच्च है या निम्न है। ठीक है, तो मानक भी वो आयु मानक हो गया, श्रेणी मानक हो गया, शतांशी मानक हो गया, उसके आधार पर हम एक परीक्षण की विशेषता देखते हैं कि यदि उस परीक्षण में एक चीज यदि मानक निर्धारित है तो वो परीक्षण हमारा अच्छा कहलाता है। ठीक है, कि कोई भी चीज एक नॉर्म्स के आधार पर होनी चाहिए, उसकी एक मानक होनी चाहिए, और मानक के आधार पर ही हम एक व्यक्ति का किसी समूह में क्या स्थान है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं, और इसके लिए हमें मानक निर्धारित करना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता एक अच्छे परीक्षण का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, क्योंकि जो भी इसके आंसर होते हैं, अब वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कैसे कैसे होते हैं कि सत्य असत्य प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, मिलान प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ होते हैं और उसका एक सटीक उत्तर होता है। ठीक है, उसके उत्तर में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। जैसे कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है, इसका यही सही उत्तर है। इसको हमने भी यही कहा कि जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, तो इसको दूसरा व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जो ताजमहल है वो दिल्ली में स्थित है या इलाहाबाद में स्थित है। क्यों? क्योंकि इसका एक जो सही उत्तर है वो बिल्कुल सटीक होता है और उसमें किसी भी प्रकार का जो एक एग्जामिनर्स का जो एक परीक्षक होता है उसके मूड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके पक्षपात होने की संभावना नहीं होती। इसीलिए जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है ये बहुत अच्छा कहलाता है। इसमें भी जो भी बच्चों को अंक प्राप्त होते हैं वो बहुत सही अंक प्राप्त होते हैं, और निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बच्चों में पक्षपात हो जाता है, कहीं ना कहीं एक टीचर्स के मूड के ऊपर भी उसके फलांकन डिसाइड हो जाता है कि बच्चे के अध्यापक जो है वो ठीक ढंग से बच्चों को नंबर देते हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसके जो उत्तर होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं। इसीलिए हमारा जो एक परीक्षण होता है उसमें वस्तुनिष्ठ का गुण होना बहुत जरूरी है। अगला है हमारा मानकीकृत। मानकीकृत से तात्पर्य है कि परीक्षण से है जिसके निश्चित मानक स्थापित किए जाते हैं। जो मानकीकृत जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन जो एक गुण है उसके जो मानक होते हैं वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, और ये किसी विशाल समूह पर प्रशासित किया जाता है और उस समूह में जो है वो निश्चित फलांक निर्धारित किए जाते हैं।
अब लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, सामाजिक आर्थिक दशाओं के आधार पर मानक निर्धारित किए जाते हैं। यदि किसी भी परीक्षण में मानकीकृत या मानकीकरण का गुण नहीं होता तो वो परीक्षण हमारा अच्छा नहीं कहलाता। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है विभेदकता। जिस परीक्षण में विभेदकता का गुण होता है वो परीक्षण हमारा अच्छा माना जाता है। परीक्षण की विभेदकता मतलब कि हमें उच्च योग्यता और निम्न योग्यता वाले बच्चों में विभेद करना आए, हमें समझ में आए कि कौन सा बच्चा उच्च योग्यता का है और कौन सा बच्चा जो है निम्न योग्यता का है। जहां पर ये विभेदकता का गुण होता है वो परीक्षण हमारा अच्छा कहलाता। अब कोई प्रश्न किसी समूह के 50% उच्च योग्यता वाले बच्चे भी कर लें और किसी समूह के जो 50% है वो निम्न योग्यता वाले भी बच्चे कर लेते हैं, तो वो हमारा परीक्षण जो है वो अच्छा कहलाएगा। तो ये थे हमारे एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। धन्यवाद।